ओके, तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो पहला चैप्टर है क्लास 12th की फिज़िक्स का, एंड इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट इज़ अवर लेक्चर नंबर 1। ओके, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और पूरे ब्रॉड टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले इस वर्ड पर ध्यान दें हम कि ये वर्ड है बेसिकली क्या। ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है इलेक्ट्रो, पहला क्या है इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन या आप कहिए चार्ज, और स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी। तो जब भी किसी वर्ड को ऐसा फ्रेम किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसका मतलब होता है स्टडी। क्या करते हैं हम, इसका मतलब होता है स्टडी। सो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर स्टेशनरी। ठीक है, जब स्टेशनरी का क्या मतलब है, व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हेन दे आर नॉट मूविंग। बात समझ में आई। पूरे जहां पर वो मौजूद हैं, हो सकता है वो तो पूरी चीज मूव कर रही हो। किसी ट्रक पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो ट्रक मूव कर रहा है ना, वो उस बॉडी के अंदर मूव नहीं कर रहे। बात समझ में आई या नहीं। या वो जिस बॉडी पे हैं वो बॉडी भी मूव नहीं करे। ठीक है, तो चार्जेस की उन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी जब वो चार्जेस स्टेशनरी हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोग नोट करते जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस when at rest। जब वो कैसे हैं, वो रुके हुए हैं। जब भी बात कही जाएगी चार्जेस, तो आप इस पूरे चैप्टर में चार्ज का मतलब क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे। ठीक है, बार बार ये वर्ड इलेक्ट्रिक यूज करना भूल जाते हैं टीचर्स, तो आप चार्ज का मतलब हमेशा क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जितनी भी चीज़ें हमें इस दुनिया के अंदर नज़र आती हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, हमें लकड़ी नज़र आ रही है, हमें ज़मीन नज़र आ रही है, टेबल नज़र आ रहे हैं, मेटल्स नज़र आ रहे हैं, बाहर निकलेंगे पोल नज़र आएगा, बहुत सारे व्हीकल्स नज़र आएंगे, पेड़ पौधे नज़र आएंगे और जानवर नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें बनी किस चीज़ से हैं, अगर हम ध्यान से देखें, ये सारी चीज़ें या तो सेल से बनी है। किससे बनी है, या तो सेल से बनी है। सेल मतलब बायोलॉजिकल सेल, जैसे हमारी स्किन है तो ये यहाँ पर भी सेल्स हैं, और जानवर हैं वो सेल से बने हैं, है ना, जानदार हैं वो पेड़ पौधे सब सेल से बने। या किस चीज़ से बनी हुई होगी, या मिनरल्स से, एटम से, एलॉयज होंगे, मतलब कुल मिला के या तो फिर वो एटम से बनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिलके ये पूरी दुनिया हमें नज़र आती है, सेल्स और एटम। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, एक चीज़ ऐसी भी है जो विजिबल नहीं है लेकिन वो पार्ट है इस दुनिया का, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, है ना, या जो एनर्जी है बेसिकली, है ना। तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ठीक, अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एटम नज़र तो आता नहीं है। जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सब मेटल से बनी हुई, वो सब एटम से बनी हुई होती हैं। अगर वो चीज़ें नज़र आती हैं दैट मीन्स एटम एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे एटम एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो फिर नज़र आने लगता है। ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे सेल की, यहाँ पर हम बात करेंगे एटम की।
जब एटम की खोज हो गई, जब एटम को पता चल गया, तो उसके बाद वो एटम किस चीज़ से मिलके बना है, इस बात की क्यूरियोसिटी शुरू हो गई इंसान के दिल में। तो ये बात पता लगी कि एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। एटम किस चीज़ से मिलके बना है? अगर हम एटम को तोड़ते हैं या एटम को स्टडी करते हैं तो हमें एक जो चीज़ मिलती है न्यूट्रॉन, एक चीज़ मिलती है प्रोटॉन, और एक चीज़ मिलती है इलेक्ट्रॉन। साइज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर, साइज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में छोटा। साइज का मतलब मास में, साइज का मतलब वॉल्यूम में। बात समझ में आई? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत बड़े साइज के मैटर के हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा। तो मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या चीज है? मास। मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये पहली एक चीज, सबसे पहली जिसकी शुरुआत हुई, मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। ये जो मास है, क्योंकि ये मैटर की प्रॉपर्टी है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी जिससे ये पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले ये किस बात से पहचान हुई है इसकी? अगर दो मासेस सपोज इट इज m1 एंड इट इज m2 and they are separated with a distance suppose r, then there exists a force of gravitation which is equal to g m1 m2 upon r. There exists a force जिसको हमें न्यूटन ने बताया, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से है? ये मास, मैटर की जो प्रॉपर्टी मास है उसकी वजह से है। ठीक है, अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमेशा कैसी होगी? मास में एट्रैक्टिव। ये मास इसको इधर खींचेगा और ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, वो खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा वो एक अलग मसला है, लेकिन फोर्स लगाएगा। जैसे सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ सन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। किस पे? सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। और किस पे डिपेंड करती है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये क्या चीज़ है? बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आती है? लेकिन जब यहाँ पर प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो पता ये चला कि जब दो प्रोटॉन किसी एक डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब एक और नई कोई फोर्स है जो बेसिकली डिपेंड करती है इनकी वैल्यू, यानी इनकी वैल्यू चार्जेस पर, E इंटू ई पर। और फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर ये यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये कौन सी फोर्स है? ये वाली जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी नेचर के अंदर कोई दूसरी फोर्स एग्जिस्ट करती है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहां से बात समझ में आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई एक नई फोर्स है जो बेसिकली एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। अच्छा, वो एग्जिस्ट करती है तो वो किसी प्रॉपर्टी की वजह से होगी। उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? एक प्रॉपर्टी को नाम दिया हमने मास, और दूसरी प्रॉपर्टी को नाम दिया हमने चार्ज। ठीक है, लेकिन चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो हर पार्टिकल के पास नहीं होता, जैसे न्यूट्रॉन के पास नहीं होता। न्यूट्रॉन हैज मास बट इट हैज नो चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो।
अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? सबसे पहली बात कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब कम और ज्यादा नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब कम और ज्यादा नहीं है, ये इनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है। बात को समझने की कोशिश करिए। अगर दो प्रोटॉन, सबसे पहली बात तो हमने एक पार्टिकल की खोज करी, उसका हमने नाम रख दिया कि हम आज से इसका नाम प्रोटॉन रखते हैं, इसको प्रोटॉन बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, हमने तय कर लिया कि भाई इसका नाम हम आज से इलेक्ट्रॉन रखते हैं और उसको हमने इलेक्ट्रॉन बोलना शुरू कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? अब जब एक प्रोटॉन के पास दूसरा एक पार्टिकल लाया गया, ये भी चार्ज पार्टिकल था, और इसके ऊपर हमने देखा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फिर हमने इसको चेक किया ये पार्टिकल है कौन सा, तो पता ही चला ये भी प्रोटॉन है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी टेस्ट चार्ज के पास एक और पार्टिकल लाया गया, हमने ये फाइंड किया इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हमने इसकी जांच की ये कौन सा पार्टिकल है, तो हमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज की जगह हमने क्या लिया? एक बार इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी जगह पर किसी तरीके से, और फिर एक दूसरा पार्टिकल लाया गया, तो हमने देखा इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब हमने इसकी जांच की तो ये इलेक्ट्रॉन निकला। हमने इलेक्ट्रॉन को दोबारा लिया और दूसरा पार्टिकल लेकर आए, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, हमने जांच की तो पता ये चला कि ये बेसिकली प्रोटॉन है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ठीक है, लाइक और अनलाइक का मतलब सेम और अपोजिट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्योंकि हमें ये जो बिहेवियर था इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, इसको क्या करना था? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि ये एक्चुअली में वेक्टर की तरह डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर की तरह वाले डायरेक्शन नहीं है ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बेसिकली मैथमेटिक्स में सिर्फ दो डायरेक्शन, किसी को रिपेल करना या किसी को अट्रैक्ट करना। बात समझ में आई? चार्जेस को, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो साइन बनाए, एक पॉजिटिव बनाया और दूसरा कौन सा बनाया? नेगेटिव बनाया।
ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ होता है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसके साथ कोई अंदर हम खोल के देखें तो ऐसा नहीं है कि माइनस का साइन मिलेगा। ये हमने ऐसा मान लिया है, बात समझ में? ऐसा हमने मान लिया है। जैसे एक आदमी के दो हाथ होते हैं, इसको हमने सीधा हाथ कहना शुरू कर दिया, राइट हैंड कहना शुरू कर दिया, इसको लेफ्ट कहना शुरू कर दिया। अगर शुरुआत में जब नाम रखे जा रहे थे इसको राइट की जगह लेफ्ट कह रहे होते तो हम लेफ्ट ही बोल रहे होते आज। तो ये तो नाम रखने वाली बात है, समथिंग इज पॉजिटिव एंड समथिंग इज नेगेटिव। नंबर लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या नेगेटिव नंबर ट्रेवल करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दीज आर जस्ट साइन कन्वेंशन, कम और ज्यादा वाली बात नहीं है, ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, in a neutral atom there exists equal number of proton and इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब हुआ इसका? न्यूट्रल एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये बराबर होता है, ठीक है? फॉर ए न्यूट्रल एटम। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर बराबर है तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज जीरो होगा। रिमेंबर, चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज इज नॉट जीरो, नेट चार्ज इज जीरो। That means overall effect of the charges in a neutral atom is zero. नेट का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल चार्जेज इज जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना वो किसी बाहर के चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो काइनेमेटिक्स के जुबान में कहेंगे नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो होगी। तो नेट इफेक्ट या नेट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो, बट चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो। चार्ज उसके पास है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पॉइंट्स हैं जिनको हम को याद करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, electrons are exchanged during rubbing या while rubbing because of transfer of electrons. ओके दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम मेटल मान लें, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें, सपोज ये स्टिक है ना, इसके ऊपर जब रब करते हैं हम, तो जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये स्मूथ सरफेस नहीं दिखाई देगी, ये कैसी होगी? खूबड़ खाबड़ होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही हम एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाउंड हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक क्लिंग। इलेक्ट्रिक क्लिंग यानी चिपकना। क्या कहते हैं? चिपकना। तो इलेक्ट्रिक क्लिंग, ऐसे एक मेटल के इलेक्ट्रॉन, एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल के अंदर ऐसे चले जाते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जब हम इसको हटाते हैं या जब हम इसको रगड़ते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? फंस जाते हैं।
लेकिन हमारी जो फोर्स है रगड़ने की वो ज़्यादा है, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। तो किसके इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, जिसके लूजली बाउंड होंगे, जिस मटेरियल के लूजली बाउंड होंगे। तो हमेशा ये होगा कि एक मेटल या एक मटेरियल या एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सपोज देयर वाज टू मटेरियल, सपोज इट इज ए एंड इट इज बी, व्हेन दे रब्ड ओवर ईच अदर, इसके इलेक्ट्रॉन, सपोज इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, वो लूजली है, और इसके जो है वो टाइटली बाउंड है, ठीक है, वो टाइटली कनेक्टेड है न्यूक्लियस पे। तो होगा क्या, आफ्टर रबिंग ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, लूज ये करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो अभी भी उतना ही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में से कुछ कमी आ जाएगी। सपोज एक इलेक्ट्रॉन गया है तो वो E-1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। तो यहां जो इस मेटल पे जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव चार्ज कोई अलग से आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से वो पॉजिटिव लगने लगा हमें, वो पॉजिटिव हो गया। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। प्रोटॉन अभी भी उतने हैं जितने थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमको कैसा लगने लगेगा, ये हमें निगेटिव लगने लगेगा, ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज व्हाइल रबिंग, है ना। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं। दूसरा एक तरीका और क्या था, दूसरा एक तरीका यह था कि इसका एक प्रोटॉन निकल के यहां चला जाता, ठीक है। तो चार्ज के ट्रेवल करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। दिए बात समझ में आ रही है। तो चार्ज जब भी ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1840 गुना कुछ ज्यादा होता है। तो हमें उतनी ही ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए या उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा प्रोटॉन को मूव कराने के लिए। तो होता क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से निकल के चला गया तो जिस ऑब्जेक्ट से निकल के गया है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट के पास गया है वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमने ये जुमला लिखा, ठीक है। इसी के बाद लिख लीजिए विच इज इंप्लाइज दैट दिस क्रिएट्स अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। दिस क्रिएट अपोजिट चार्जेस। इसके आगे एक लाइन और लिखेंगे, मिटा देता हूं इधर। The body with excess electrons becomes negatively charged. The body which loses electrons becomes positively charged. नोट कर लीजिए इसको।
और आगे लिख देते हैं, whenever there is an exchange of charges, some energy has to be given. Practically, this energy is very, very less in exchange of electron as compared to exchange of प्रोटॉन। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोटॉन इज 1837, है ना, इसको 1840 भी यूज़ कर लेते हैं न्यूमेरिकल में। 1837 टाइम्स heavier than electron। सो नोट कर लीजिए, ये 1837 टाइम्स हैवियर होता है, तो मास 1837 टाइम्स है, तो यानी कि हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए, यानी कि हमको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, कोई और पॉइंट है? हेंस इसके बाद जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि प्रैक्टिकली हम सिर्फ चार्जेस में इलेक्ट्रॉन को ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है चार्जिंग ऑफ बॉडीज, चार्जिंग ऑफ बॉडीज। तो बॉडीज को चार्ज करने का जो प्रोसीजर है या जो तरीका है या जो चार्ज होना है बॉडीज का, उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी बॉडी का न्यूट्रल से पॉजिटिव बन जाना या न्यूट्रल से नेगेटिव बन जाना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग ऑफ बॉडीज। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब और मैं कंसेप्ट वाली बात करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। चार्ज इज ऑलवेज कैरीड आउट, चार्ज इज ऑलवेज carried out with matter। ठीक है, अगर मैटर के पास चार्ज है, मैटर के पास मास तो है, ये तो हम जानते पहले से, मैटर के पास चार्ज है। ठीक है, मैटर के पास कौन सी दो प्रॉपर्टी है? मैटर के पास मास है और मैटर के पास क्या चीज़ है? मैटर के पास चार्ज है। न्यूट्रॉन के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। तो
तो मैटर कौन सा मैटर की बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास मास भी है, उसके पास चार्ज भी है। तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज मूव करता है, याद रखिएगा, जब भी एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करता है, चार्ज मूव करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह मास भी मूव करता है। आप ये चाहें कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ये कैरेक्टर मूव करे, सिर्फ चार्ज मूव करे, तो ऐसा नहीं होता। जब कभी भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो अपने साथ क्या चीज कैरी करेगा, वो मास भी कैरी करेगा। अब दोनों चीजें कैरी हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा मैटर कैरीड आउट हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज जा रही है, मैटर जा रही है। चार्ज इज ऑलवेज कैरीड आउट विद मैटर। तो एक जगह से अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यह भी हमने देखा क्यों जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो कम हैवियर होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, या कह सकते हैं लाइटर होता है, 1837 गुना लाइटर होता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, इसका मास बढ़ेगा या घटेगा, ये बेसिकली हैवियर हो जाएगी, इसका मास बढ़ेगा। ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके पास बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन आया होगा। नहीं समझ में आ रही बात? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कोई बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यकीनन इससे कोई इलेक्ट्रॉन लूज होकर कहीं गया होगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये लाइटर हो जाएगी। नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट वाली बात है, इसको नोट करेंगे हम। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 के आगे भी है, हम इतना ही समझते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम, -19 कूलम। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन होता है, वो भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है और इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। लेकिन अभी हमने इफेक्ट के हिसाब से देखा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, दो प्रोटॉन एक साथ रखे जाते हैं तो वो भी रिपेल करते हैं। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखा जाता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। तो उस चीज़ को हमने जस्टिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स में ये कहा कि प्रोटॉन का जो चार्ज है इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको हम नेगेटिव मानेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको याद रखेंगे कि इन दोनों का चार्ज एग्जैक्टली बराबर होता है, बट एज फार एज द इफेक्ट इज कंसर्न, इफेक्ट दोनों के अलग अलग होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली दोनों के इफेक्ट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इफेक्ट अलग होने का क्या मतलब है कि अगर एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन को ये इस डायरेक्शन में अगर खींचता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं एक दूसरे को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के इफेक्ट अलग अलग हैं। इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई करने के लिए हमने कहा कि ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। नोट कर लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोट कर लीजिए, यूज होगा और इसको याद कर लीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर, इसको किताब से देख भी लीजिएगा, ये सही लिखा है मैंने, यानी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, इसको जरा चेक कीजिएगा किताब से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम थोड़ी देर के लिए ज़रा साइन को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाते हैं, साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो आगे डिस्कशन आने वाला है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट इज अ चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया ये गोल सी एक स्फेयर है, और मान लिए हमारे पास कोई तरीका हो गया कि हमने इसे तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या ये चार्ज अलग अलग हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि क्योंकि इसको तोड़ना अब तक पॉसिबल नहीं है, तो हम हमेशा के लिए ये मानेंगे कि जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ये चार्ज की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए चार्ज। ये कौन सी चीज है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए चार्ज, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी स्प्लिट, और द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, और द प्रोटॉन कैन नॉट बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम नहीं तोड़ सकते आज की तारीख में, तो हम ये मानेंगे कि चार्ज जो है वो कितना होता है? मिनिमम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब दूसरी बात, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या 50 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या n इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो n इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये टोटल चार्ज बनेगा। ये n बेसिकली क्या होगा? ये n एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये एक नेचुरल नंबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू ये होगी। ये मिलके पूरा एक चार्ज बनेगा। जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस जगह को इतना पॉजिटिव कर देंगे, और जिस जगह पर जाएंगे उस जगह को इतना नेगेटिव कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं। द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नेट चार्ज on a body is always an integer, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि है ना, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल, या इंटीग्रल भी कह सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल या पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल of charge of 1 electron। ठीक है, इसको यहां पर लिख लें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। साइन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये समझना है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी इसको हम पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया इसका, इस फंडामेंटल का। ठीक है, इस फंडामेंटल को बोलते पढ़ते किस टॉपिक से हैं? पढ़ते किस टॉपिक के नाम से? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जब भी मूव करेगा इस क्वांटिटी में मूव करेगा, एन ई के। ई की वैल्यू आपको पता है, और एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही कंसेप्ट है बेसिकली, इसको समझने वाली बात है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसीलिए इस ई चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री का मतलब
बिल्कुल बेसिक, सबसे छोटी, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो, जिसको फर्दर ना तोड़ा जा सकता हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो E जो है, E यानी कौन सी वैल्यू, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये जो है ये बेसिकली एलिमेंट्री वैल्यू है चार्ज की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो बता रहा हूं यहां पर मैं। यानी इसका मतलब मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या है? ये E है, इंटू 1.5 इज इक्वल टू Q। क्या इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कहीं? तो आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इसके अंदर कितने चार्ज हैं? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस आधा इलेक्ट्रॉन, तो आधा इलेक्ट्रॉन हमें कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, आधा करने के चक्कर में पता नहीं क्या होगा, तो आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता टिल डेट। हमको ये बात पता है, पूरा इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर एक और इलेक्ट्रॉन करेगा, 1 2 3 4 5 की शक्ल में करेगा। तो यानी इस मल्टीपल का चार्ज मिलना नामुमकिन है, कहीं पर भी इस मल्टीपल का चार्ज नहीं मिलेगा, यानी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका कंसेप्ट ये है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सारी चीजें मिटा दो, ये सारी चीजें एक ही तरह की थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब होता है? कंजर्व्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? कंजर्व्ड का मतलब ये होता है जो वैल्यू है वो बदल नहीं रही। जैसे हम कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, ओजोन कंजर्वेशन, मतलब वैल्यू को बदलने ना देने की कोशिश करना, मीन्स हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को। या कोई चीज़ कंजर्व्ड है तो हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। जिस चीज़ के अंदर तब्दीली ना हो रही हो। तो इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, क्या हमने उन सारे चार्जेस को देख रखा है? क्या हमने नाप रखा है, उनको तोल रखा है? नहीं, हमने तोल तो नहीं रखा। लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री वन कैन से दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या चीज़ है? चार्ज बेसिकली कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है? बात को समझिएगा। ये बताइए, क्या मास कंजर्व्ड है? मास इज कंजर्व्ड, ये हम जानते हैं। मास कैसी चीज है? मास इज कंजर्व्ड। मास कंजर्व्ड का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड, ठीक है। ये भी कंजर्व्ड है पूरी दुनिया के अंदर। जब ये कंजर्व्ड है तो चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं? तो इसको हम क्या लिखेंगे? हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज की वैल्यू है, वो बदलती नहीं है। दूसरा पॉइंट और है इसके साथ
कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर आल्सो इक्वल। हेंस पूरी दुनिया, पूरी कायनात के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, वो 0 है। सॉरी, नेट चार्ज कितना है, वो नेट चार्ज 0 है। हाँ ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जो नेट चार्ज है वो कैसा है, 0 है। सिर्फ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है, जहाँ से चला जाता है वहाँ पॉजिटिव बन जाता है, जहाँ चला जाता है वहाँ नेगेटिव बन जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को पेन डाउन कर लेते हैं हम, फंडामेंटल। ठीक है, ये ऐसे ही, इसको आप खुद अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा, है ना। ये अगर आती है तो मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको बता दिया कि कैसे कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो आप सिंपल ये जुमला लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, एट द सेम टाइम दीज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस never changed, only negative charges travels from one place to another, but as a whole, for the whole world or for the whole universe, the charge is conserved, the electric charge is conserved. Okay, quantization of charge मैंने आपको पढ़ा ही दिया, टोटल और नेट चार्ज मैंने पढ़ा ही दिया। अब बारी आई कंडक्टिंग बॉडीज और इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास करेंगे तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंडक्टिंग बॉडीज़, ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़। तो कंडक्टिंग बॉडीज़ और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़। कंडक्टिंग बॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, ये मेटल्स होती हैं जनरली, और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, जनरली नॉन मेटल होती हैं, है ना। जनरली क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होती हैं। जनरली दीज आर नॉन मेटल्स, और कह सकते हैं इनको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, और मेटल्स की जगह हम इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।